चैंपियंस, आपके लिए मैं ये वीडियो लेकर आया हूँ जहाँ मैं बताने वाला हूँ कि आपके सीबीएसई बोर्ड एग्जाम में जो इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर है उससे वो कौन टॉपिक हैं, वो कौन से क्वेश्चंस हैं जो ज्यादा पूछे जाने के चांस है। तो इलेक्ट्रिसिटी में न्यूमेरिकल तो पक्का बनेगा, लेकिन न्यूमेरिकल किस टाइप का बनता है, कौन से टॉपिक है जहाँ से न्यूमेरिकल पक्का बनता है। 5 ऐसे टॉपिक बता रहा हूँ, इससे बाहर आपको न्यूमेरिकल नहीं पूछेगा, है ना। तो 1 बाय 1 देखते हैं। सबसे पहला आपको एक क्वेश्चन तो जरूर मिलेगा ऐसा जहां आपको सर्किट डायग्राम देखकर उसमें रेजिस्टेंस, करंट, ये सब पूछ लेगा, है ना। तो जैसे यहाँ देखो सर्किट डायग्राम दे दिया और आपको क्या पूछा है, रेजिस्टेंस निकालो, करंट निकालो, है ना, और पोटेंशियल डिफरेंस निकालो अक्रॉस द कॉम्बिनेशन ऑफ 10 ओम एंड 15 ओम। तो ऐसे क्वेश्चन में आपको 2 ही चीजें याद रखनी है। क्या क्या याद रखनी है? पहला कि आपको सीरीज और पैरेलल का जो इक्विवेलेंट निकालने का जो फॉर्मूला है वो याद होना चाहिए। क्लियर? और आपको ये देखकर ये पता लग जाना चाहिए कि कौन सीरीज है कौन पैरेलल में, ठीक है। और ऐसे क्वेश्चन में पहला काम आपको क्या करना है, रेजिस्टेंस निकालना है। जैसे आपको ये दिख गया है ना, ये दोनों पैरेलल में है, ये दोनों पैरेलल में, इनका इक्विवेलेंट और दोनों का इक्विवेलेंट एक दूसरे के साथ सीरीज में, है ना। तो आपको पहले आर सॉल्व करना होगा और आर के लिए सीरीज और पैरेलल का फॉर्मूला याद होना चाहिए। आर निकल गया, आपको V पता है, V की वैल्यू पता है पोटेंशियल की, तो अब आपको यहाँ क्या करना होगा, वही ओम्स लॉ लगाना होगा। तो ऐसे न्यूमेरिकल के लिए ओम्स लॉ बहुत इंपॉर्टेंट है ना। आपको V पता था, R आपने कैलकुलेट कर लिया पहले पार्ट के लिए, और फिर दूसरे पार्ट में जहां करंट पूछा है तो आपको करंट निकालना है, ओम्स लॉ से निकल जाएगा। क्लियर? यानी सीरीज, पैरेलल और ओम्स लॉ, ये 2 फॉर्मूले पता होंगे तो आप ये सर्किट वाला क्वेश्चन कर लोगे बड़े आराम से, ठीक है। डन। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट फिर आता है आपका इस टाइप का क्वेश्चन जहां थोड़ी थ्योरी भी है, न्यूमेरिकल भी है। तो यहां क्या पूछा है कि वो फैक्टर बताइए जिसपे कंडक्टर का रेजिस्टेंस डिपेंड करता है। तो आपको ये पता होना चाहिए कि जो कंडक्टर का रेजिस्टेंस है वो 3 फैक्टर पे डिपेंड करता है, लेंथ ऑफ द वायर, क्रॉस सेक्शनल एरिया ऑफ द वायर और मटेरियल ऑफ द वायर, है ना। वहीं से तो ये क्वेश्चन बना है और इसका फॉर्मूला पता होना चाहिए। फॉर्मूला क्या होता है, आर इक्वल टू रो एल अपॉन ए। कई बार यहाँ रेजिस्टिविटी का एसआई यूनिट पूछ लेता है ना, और ये भी पूछ लेता है कि यूजिंग दिस रिलेशन ऑब्टेन द एसआई यूनिट ऑफ रेजिस्टिविटी। तो एसआई यूनिट ऑफ रेजिस्टिविटी क्या होता है, ओम मीटर। तो वो कैसे निकालोगे, तो वो निकालने के लिए आपको लिखना पड़ेगा डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है लेंथ के साथ, एरिया के साथ इनवर्सली प्रोपोर्शनल। दोनों इक्वेशन को कंबाइन करोगे तो ये हो जाएगा, और प्रोपोर्शनल का साइन हटाना है तो एक कांस्टेंट लगाना होगा, कांस्टेंट है आपका रेजिस्टिविटी। तो फॉर्मूला ये बन गया, ठीक है। और इसी फॉर्मूले पर आपका फिर ये न्यूमेरिकल पूछा है जहां आपको क्या दिया हुआ है, वायर की लेंथ मीटर में दिया है, रेजिस्टेंस दिया है, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन दिया है, आपको रेजिस्टिविटी यानी रो पूछा है। तो आर एल ए पता होगा तो रो निकल जाएगा। हाँ, तो उसके लिए आपको ये वाला फॉर्मूला और ये चीज कि कौन कौन से फैक्टर हैं जिसपे रेजिस्टेंस डिपेंड करता है, ये दोनों चीजें पता होनी चाहिए। कर लोगे आराम से। तो ये फॉर्मूला पढ़ लेना, इस पे न्यूमेरिकल आता ही आता है। फिर आता है नेक्स्ट ओम्स लॉ का ग्राफ वाला, ठीक है। ओम्स लॉ का ग्राफ वाला, ये तो सेकंड था। थर्ड वैरायटी का जो क्वेश्चन बनता है वो ओम्स लॉ का ग्राफ वाला बनता है। जैसे यहां आपको ओम्स लॉ का ग्राफ दे दिया, कौन सा ग्राफ है, आईवी ग्राफ, है ना, और पूछ लिया कि विच वन ऑफ द ग्राफ रिप्रेजेंट सीरीज कॉम्बिनेशन ऑफ R1 एंड R2। तो यहां एक कंसेप्ट याद करो कि ग्राफ कोई भी हो, आईवी ग्राफ हो या वीआई ग्राफ हो, ओम्स लॉ की ग्राफ की प्रॉपर्टीज पहली बात तो आपको याद होनी चाहिए। प्रॉपर्टीज ऑफ ओम्स लॉ ग्राफ, प्रॉपर्टीज ऑफ ओम्स लॉ ग्राफ, पहली बात तो ये याद होनी चाहिए क्योंकि हो सकता है सब्जेक्टिव में पूछ ले। और मैंने यहाँ ट्रिक बताया है कि ग्राफ कोई भी हो, जो स्लोप पोटेंशियल के सबसे करीब होता है वहां आर सबसे मैक्सिमम होता है, और जो स्लोप सबसे पोटेंशियल के वोल्ट के सबसे दूर होता है वहां आर सबसे मिनिमम होता है। और एक कंसेप्ट ये भी पता होना चाहिए कि अगर बहुत सारे रजिस्टर्स को हम सीरीज में जोड़ते हैं तो जो उनका रेजिस्टेंस आता है, इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस, वो मैक्सिमम आता है, और अगर पैरेलल में जोड़ो तो जो रेजिस्टेंस का इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस आता है वो मिनिमम आता है। ये भी कंसेप्ट आपको पता होना चाहिए। अब आप ये बताइए कि अगर मैं R1 और R2 को सीरीज में जोड़ूंगा तो सबसे ज्यादा रेजिस्टेंस कहां मिलेगा, सीरीज में मैक्सिमम मिलता है, और मैक्सिमम रेजिस्टेंस कहां है, ए वाले के केस में। तो इसका मतलब हमारा आंसर क्या होगा, ए होगा।
कि एक एक केस में रेजिस्टेंस मैक्सिमम है, और रेजिस्टेंस मैक्सिमम कब होता है, जब हम सीरीज में रजिस्टर्स को जोड़ते हैं। तो अगर R1 और R2 को सीरीज में जोड़ोगे तो जो ग्राफ है उसका वो सही ग्राफ कौन सा होगा, ए वाला, क्योंकि सीरीज में जोड़ने पर रेजिस्टेंस मैक्सिमम है ना, ये क्या मैक्सिमम, आर मैक्सिमम होता है, और आर मैक्सिमम उसी का होगा जो पोटेंशियल के सबसे करीब होगा। ठीक है, अब यहाँ आपको हो सकता है कि अरेंज करने को दे दे, तो यहाँ अरेंज करने को देगा तो सबसे ज्यादा रेजिस्टेंस ए का, उससे कम बी का, उससे कम सी का, उससे कम डी का, ऐसे वाले क्वेश्चन भी आप कर ले, है ना। अब पैरेलल कॉम्बिनेशन में रेजिस्टेंस क्या होता है, मिनिमम। तो अगर R1 और R2 को पैरेलल में जोड़ेंगे तो रेजिस्टेंस मिनिमम आएगा, और मिनिमम रेजिस्टेंस उसका होगा जो सबसे पोटेंशियल के सबसे दूर है, यानी डी वाला जो केस है, ये वाला जो ग्राफ है ये पैरेलल वाले का है। इस टाइप के क्वेश्चन भी आते हैं, कंसेप्ट आपके दिमाग में होना चाहिए, ये कंसेप्ट मैंने यहां लिख दिया, अब आप हर चीज कर लोगे। और साथ ही साथ ओम्स लॉ ग्राफ की प्रॉपर्टीज पढ़ लेना, और ओम्स लॉ को प्रूव करने के लिए जो सर्किट डायग्राम आपके एनसीईआरटी में दिया है उसके सर्किट डायग्राम की प्रैक्टिस कर लेना, आपसे हर क्वेश्चन ग्राफ वाला बन जाएगा। डन। चलिए फिर आता है नेक्स्ट, आपको बहुत सारे रजिस्टर दिया है और बोला एक बार हमने सबको सीरीज में जोड़ा और एक बार सबको पैरेलल में जोड़ा, तो ड्रॉ द अरेंजमेंट, यानी आपको अरेंजमेंट दिखाना भी है ड्रॉ करके, और इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस भी निकालना है, तो निकाल लोगे। अगर हम सीरीज में जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा, इस तरीके से आपको ड्रॉ करके दिखा देना है कि ये 2 ओम 3 ओम 6 ओम सीरीज में है, और इनका इक्विवेलेंट सीरीज में आ जाएगा 2 + 3 + 6, और सेकंड वाला पैरेलल में था तो पैरेलल में आपको दिखा देना है कि ये 2 है, ये 3 है, ये 6 है, ऐसे ड्रॉ करके दिखा देना है। और इनका पैरेलल जो होगा 1/r पैरेलल इक्वल टू 1/2 + 1/3 + 1/6, और इसको सॉल्व करके दिखा देना। इस तरीके के भी क्वेश्चन आएंगे, तो आएंगे तो इसमें अरेंजमेंट आपको बनाना भी पड़ेगा और फिर कैलकुलेट करके इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकालना भी पड़ेगा। यहां दोनों बोला था कि अरेंजमेंट भी बनाओ और इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस भी कैलकुलेट करो। तो अरेंजमेंट का मतलब इस तरीके से ड्रॉ करके दिखाना होगा सीरीज और पैरेलल में। और फिर नेक्स्ट टाइप का जो क्वेश्चन आता है वो बनता है या तो पावर से, नहीं तो जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग से। तो ये दो फॉर्मूले याद कर लो, एक तो जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग H = I²RT, जिस पर ये क्वेश्चन बना है, कैलकुलेट द टोटल हीट जनरेटेड इन बोथ रजिस्टर। तो रजिस्टर में हीट जो जनरेट हुआ वो कैसे कैलकुलेट करोगे, या तो इस फॉर्मूले से कैलकुलेट करोगे या तो आप इससे कैलकुलेट करोगे। अब क्वेश्चन में जो गिवन होगा उस हिसाब से आपको फॉर्मूला लगाना पड़ेगा। और यहाँ जो VI है ये एक्चुअली में क्या है, ये पावर ही तो है। तो पावर के फॉर्मूले होते हैं, या तो अभी एक VI होता है, इसको याद कर लो, या दूसरा फॉर्मूला होता है I²R, या तीसरा फॉर्मूला होता है V²/R। तो पावर और जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग पे क्वेश्चन आता है। तो अगर आपको ये वाले क्वेश्चन सॉल्व करने हैं, टाइम दे रखा है, रेजिस्टेंस दे रखा है, पोटेंशियल दे रखा है ना, और पूछा है कैलकुलेट द हीट जनरेटेड, तो अब आपको देखना पड़ेगा कि मेरे क्वेश्चन में जो गिवन है उसके हिसाब से मैं कौन सा फॉर्मूला लगाऊं तो मेरा आंसर आ जाए। बात सही है, क्लियर। तो इस टाइप के पावर और जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग पे क्वेश्चन बनते हैं। तो अगर आपने ये 5 टाइप के क्वेश्चन की प्रैक्टिस की है तो न्यूमेरिकल इससे बाहर नहीं जाएगा। तो आई होप कि अब आपको समझ में आ गया होगा कि हमें इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर में न्यूमेरिकल पॉइंट ऑफ व्यू से हमें कौन कौन से फॉर्मूले, कौन कौन सा टॉपिक पढ़ना बहुत जरूरी है। तो ये छोटा सी कोशिश थी, एक छोटी सी कोशिश आपको अलर्ट करने की कि इलेक्ट्रिसिटी में ये क्वेश्चन, ये टॉपिक्स पढ़ लो, भला हो जाएगा। ठीक है, तो बच्चों थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत। कमेंट सेक्शन में वीडियो अच्छा लगे तो कमेंट सेक्शन में जरूर बताना।